मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा लेसन 3 में आगे बढ़ते हुए मांग के नियम का अध्ययन किया जाएगा, जिसे लॉ ऑफ डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पहले भी बताया जा चुका है, किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हम मान्यता लेते हैं, कथन कहते हैं। कथन का मतलब परिभाषा होता है, फिर उसकी तालिका बनाते हैं, तालिका के बाद उसका चित्र बनाते हैं और फिर उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमारे द्वारा सबसे पहले मांग के नियम के अंतर्गत उसकी मान्यताएं ली जाएंगी। मान्यताओं के अंतर्गत एक शब्द कथन में आएगा अन्य बातें समान रहने पर। ये जो अन्य बातें समान रहने पर है, इसे ही मान्यता के रूप में लिया जाएगा। अन्य बातें समान रहने पर, ये जो अन्य बातें समान रहने पर की मान्यता ली गई है, इसके अंतर्गत हम जिन जिन तथ्यों को शामिल करते हैं उनके अंतर्गत वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन देखेंगे हम, लेकिन इसके अलावा उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की रुचि, पसंद और अधिमान, इसके अतिरिक्त आपके भविष्य में वस्तु की कीमत से संबंधित संभावनाएं आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो स्थिर रहने चाहिए। ये 4 या 5 आपके द्वारा मान्यताएं ली जाएंगी, जिसमें उपभोक्ता की आय हो गई, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हो गई, इसके अलावा आपके रुचि, पसंद, अधिमान की स्थिरता हो गई और भविष्य में कीमतों की बढ़ने या घटने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट हम कथन के ऊपर जाते हैं। कथन, जिसे हम परिभाषा भी कह सकते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे इसका कथन। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत अधिक तो मांगी गई मात्रा कम और वस्तु की कीमत कम तो मांगी गई मात्रा अधिक होती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बनाने के अंदर मांग का नियम बनाने के लिए इस कथन में एक शब्द अन्य बातें समान रहने पर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत अधिक तो मांगी गई मात्रा कम और वस्तु की कीमत कम तो मांगी गई मात्रा अधिक होती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। अब हमारे द्वारा इसे तालिका के द्वारा समझा जाएगा। तालिका के अंतर्गत हमारे द्वारा 2 कॉलम बनाए जाएंगे, एक कीमत और दूसरा मांग या मात्रा। 5, 10, 15 ये रुपए के अंदर दी हुई है कीमत। मांग 20 इकाई, 15 इकाई और 10 इकाई। ये जो मांग दे रखी है, ये हमारी मांग के नियम को समझने के काम आएगी। जब वस्तु की कीमत कम है तो मांगी गई मात्रा वस्तु की अधिक है, और जब वस्तु की कीमत अधिक हो गई तो मांगी गई मात्रा कम हो गई। मांग का नियम यही बताता है, कीमत कम तो मांगी गई मात्रा अधिक होती है, कीमत अधिक तो मांगी गई मात्रा कम होती है। इसका ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करेंगे तो चित्र के अंतर्गत OX अक्ष, OY अक्ष, कीमत, मांग, ऊपर से नीचे गिरता हुआ वक्र, जिसमें कीमत के अधिक होने पर प्राइस P से P1 होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मात्रा Q से Q1 तक घट जाती है। कीमत और मात्रा के विपरीत संबंध को बताता है मांग का नियम। आपने इसकी तालिका का अध्ययन कर लिया, इसके चित्र का अध्ययन कर लिया। अब मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसका अध्ययन आपको करना है। मांग के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसके अंतर्गत आपके 2 कथन दे रखे हैं। एक तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और कीमत, और दूसरा आपके दे रखा है सम सीमांत उपयोगिता नियम और कीमत। बुक में आपके ये विशेष रूप से दिया हुआ है बच्चों, उसको ध्यान से आप करना। मैंने उपभोक्ता के संतुलन में भी आपको ये टॉपिक समझाया था। सबसे पहले मेरे द्वारा यहाँ पर
मांग के नियम की व्युत्पत्ति के अंतर्गत सबसे पहले मेरे द्वारा इसमें ये वाला जो ए पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग का नाम दिया जाता है, उसका कीमत से संबंध मैं आपको बताती हूँ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है जैसे जैसे उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, उस वस्तु के प्रति प्रबलता कम होती जाती है और कीमत जो बाजार में वस्तु की दी हुई होती है। ये जो नियम और इससे मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है, इसमें दो केस के द्वारा आपको समझाया गया है। पहला केस, फर्स्ट केस जो दे रखा है, उसमें दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, और दूसरे केस के अंतर्गत दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। जब भी मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस हो, वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अधिक हो वस्तु की कीमत से, उपभोक्ता और अधिक इकाई खरीदेगा क्योंकि उसे कम कीमत देनी पड़ रही है और प्राप्त संतुष्टि का लेवल अधिक है। और कब तक खरीदेगा? जब भी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस भी हो जाएगी और इकाई खरीदेगा वस्तु की। कब तक खरीदेगा? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू पी नहीं हो जाता है। और दूसरे केस के अंतर्गत आपके दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। लेस देन प्राइस के अंतर्गत आपके कीमत अधिक है सीमांत उपयोगिता के, मतलब वस्तु की अधिक कीमत देनी पड़ रही है और प्राप्त संतुष्टि का स्तर कम है। तो इस स्थिति के अंतर्गत उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की इकाइयों को कम किया जाएगा, कम इकाई करेगा। कब तक करेगा? जब तक फिर से मार्जिनल यूटिलिटी पी के बराबर नहीं हो जाती है। दूसरा जो है, इसके अंतर्गत मांग के नियम की व्युत्पत्ति के लिए उत्तरदायी सम सीमांत उपयोगिता नियम और कीमत दे रखी है। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत भी आपके दो शर्तें लागू होती थी। एक शर्त के अंतर्गत वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। फर्स्ट केस के अंतर्गत और सेकंड केस के अंतर्गत मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड प्राइस x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड प्राइस y। यदि इसके अंतर्गत फर्स्ट, ये तो हमारी शर्त थी, इक्वल टू तो हमारी शर्त थी कि दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम मांग के नियम के व्युत्पत्ति को पढ़ रहे हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम और कीमत को। तो फर्स्ट केस की कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड प्राइस x ग्रेटर देन है किससे? मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड प्राइस y से। तो इस स्थिति के अंतर्गत हमारे द्वारा x वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक प्राप्त हो रही है किससे? y वस्तु की सीमांत उपयोगिता की तुलना में। तो ऐसी स्थिति के अंदर उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा। और कब तक बढ़ाएगा? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड प्राइस x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड प्राइस y नहीं हो जाती है, तब तक उसके द्वारा यहाँ पर x वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इससे प्राप्त संतुष्टि अधिक है। और दूसरे केस के अंतर्गत मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड प्राइस x लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड प्राइस y। y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अधिक है x वस्तु की तुलना में, तो y वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा उपभोग के लिए। और कब तक बढ़ाएगा? जब बाद में मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड प्राइस x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड प्राइस y के बराबर नहीं हो जाती है। तो ये भी हमारे दो केस दे रखे हैं आपकी बुक के अंतर्गत। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं समझ आए पूछ सकते हैं।
इसके बाद हमारे मांग के नियम के लागू होने के कारण, मांग के नियम के लागू होने के 3, 4, 5 कारण दे रखे हैं। पहला तो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिस एक वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करने पर उससे प्राप्त संतुष्टि या प्रबलता कम होती जाती है। इसका मतलब है जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग किया जाता है, उपभोक्ता उसके लिए कम कीमत देना चाहता है, और यदि उससे प्राप्त संतुष्टि अधिक होती है तो वो अधिक कीमत देना चाहता है। नेक्स्ट है फिर आपके दूसरा कारण इसके अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव, जो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकती हैं उसके अंतर्गत ये प्रभाव लागू होता है, ये इफेक्ट लागू होता है। जो वस्तु सस्ती होती है, उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्राथमिकता देता है। इसलिए ये भी मांग के नियम के लागू होने में प्रमुख उत्तरदायी कारण है। फिर से मैं प्रतिस्थापन प्रभाव को समझा रही हूँ। प्रतिस्थापन प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें उपभोक्ता के द्वारा महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्राथमिकता प्रदान की जाती है या उसका उपभोग किया जाता है। तीसरे नंबर के कारण के अंतर्गत आय प्रभाव आता है। आय प्रभाव को इनकम इफेक्ट भी कहा जाता है। आय प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है? आय प्रभाव जब भी बाजार में वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि नहीं होने पर भी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसके द्वारा वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी जा सकती है। इसे ही आय प्रभाव कहते हैं और इसका मांग के नियम के लागू होने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथा कारण उपभोक्ताओं की संख्या। यदि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो जाएगी तो ऐसी स्थिति का भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे मांग के नियम के अपवाद आते हैं। मांग के नियम के अपवाद के अंदर घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं आती हैं आपके, प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं आती हैं आपके, जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। कल हम इस मांग के नियम के अपवाद को और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। थैंक यू।